दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से वर्ल्ड डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रहा है एंड इसमें इंडिया आईएनआर को वर्ल्ड में प्रमोट करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहा है। बट पहले हम डॉलर की हिस्ट्री को देखेंगे कि किस तरह से डॉलर दुनिया के लिए रिजर्व करेंसी बना। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने के पहले नमस्कार, मैं हूं देवेश राठौर एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टिंग टेक्ट्स। अगर आप आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं एंड अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं कई ऐसे वीडियोस पोस्ट करने वाला हूं जो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज यूएस डॉलर दुनिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंसी, क्योंकि हर किसी कंट्री को आपस में ट्रेड करने के लिए डॉलर की आवश्यकता पड़ती है एंड इस वजह से कंट्रीज़ के पास यूएस डॉलर का रिजर्व होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार अभी पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व का 59% हिस्सा यूएस डॉलर का है। फेडरल रिजर्व बैंक के ईयर 1913 में इस्टेब्लिश्ड होने के एक साल बाद ईयर 1914 में पहली बार जो डॉलर आज हम देखते हैं वो प्रिंट हुआ था। उस टाइम तक यूएसए दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन गया था, बट स्टिल पाउंड का यूज इंटरनेशनल ट्रेड्स में ज़्यादा होता था। 1914 तक दुनिया अपनी करेंसी की एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड का यूज़ करती थी। गोल्ड स्टैंडर्ड एक ऐसा मॉनेटरी सिस्टम था जिसमें कंट्रीज अपनी करेंसी की एक यूनिट की वैल्यू को गोल्ड की फिक्स्ड यूनिट से लिंक कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ $1 is equal to 2 grams of gold and 1 rupee is equal to 1 gram of gold, then currency exchange rate will be $1 equal to 2 rupees, as 2 rupees can buy 2 grams of gold। इस तरह से गोल्ड की रेट को फिक्स्ड किया जाता था एंड करेंसी को इजीली उस रेट पर गोल्ड में कन्वर्ट किया जाता था। बट ईयर 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के स्टार्ट होने से कई सारी कंट्रीज ने गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करना बंद कर दिया एंड मिलिट्री के एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से उनकी करेंसी वीक होने लगी। जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड स्टार्ट हुआ था, ब्रिटेन ने भी हार मान ली। ब्रिटेन ने 1931 में गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करना बंद कर दिया, जिस वजह से कंट्रीज जो पाउंड्स में ट्रेड्स करती थी उनके अकाउंट्स बंद हो गए। ये वो समय था जब दुनिया ने यूएस डॉलर को इंटरनेशनल ट्रेड्स में यूज करना स्टार्ट कर दिया था एंड यूएस डॉलर कई कंट्रीज के लिए रिजर्व करेंसी बन गया। यूएस इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग बनने का रीजन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड था, क्योंकि यूएस उस टाइम पर आर्म्स का एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। वर्ल्ड वॉर के दौरान कई सारी कंट्रीज ने यूएस से आर्म्स के बदले में गोल्ड ट्रेड किया था, जिस वजह से गोल्ड का एक बड़ा हिस्सा यूएस के पास चले गया, जो कि पूरी दुनिया का लगभग 90% गोल्ड था। अभी करंटली यूएस के पास 8,133 टन का गोल्ड रिजर्व है, जो कि उसके फॉरेक्स रिजर्व का लगभग 75% है। अब कई सारी कंट्रीज के पास गोल्ड रिजर्व कम होने से वो कंट्रीज फिर से गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर सकती थी एंड यही कारण बना ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट का, जो यूएस के न्यू हैम्पशायर स्टेट के ब्रेटन वुड्स सिटी में 44 कंट्रीज के बीच में हुआ, जिसमें यूएस ने सभी कंट्रीज को ऑफर किया कि भैया तुम हमें गोल्ड दो, हम तुम्हें डॉलर देंगे। एंड सभी कंट्रीज ने इस बात पर एग्री किया कि सिर्फ यूएस डॉलर की वैल्यू ही गोल्ड से लिंक होगी एंड एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के लिए सभी कंट्रीज की करेंसी यूएस डॉलर से लिंक होगी। For example, if $1 equal to 1 gram of gold and 1 pound is equal to $2, that means 1 pound can buy 2 grams of gold। एंड इस एग्रीमेंट के साथ IMF स्टेब्लिश्ड हुआ, जिसका काम था एक्सचेंज रेट को मॉनिटर करना एंड दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बाद कई कंट्रीज यूएस डॉलर के रिजर्व को बढ़ाने लगी एंड यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने लगी, जो कि उस टाइम पर कंट्रीज के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट था। कुछ समय तक सब कुछ बढ़िया चला। उस समय दुनिया एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम बनाने के लिए ट्रायल एंड एरर कर रही थी। ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी 1971 में कोलैप्स हो गया, जिसका कारण था यूएस डॉलर की डिमांड उसके गोल्ड रिजर्व की वैल्यू से भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी। एंड 1969 में वियतनाम वार में यूएस के हायर इन्वॉल्वमेंट से यूएस को कैश की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लगी एंड उसने यूएसडी को अधिक प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से कंट्रीज पैनिक होकर यूएसडी सेल करके गोल्ड में कन्वर्ट करने लगी। बट 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड एम निक्सन ने यूएस डॉलर को गोल्ड से डीलिंक कर दिया एंड यूएस डॉलर के बदले में गोल्ड देने से मना कर दिया। तो इस तरह से 1973 तक ब्रेटन वुड्स सिस्टम खत्म कर दिया गया एंड कंट्रीज को कहा गया कि अब वे अपनी करेंसी को गोल्ड छोड़कर किसी भी करेंसी से अटैच कर सकते हैं एंड करेंसी को मार्केट में फ्रीली ट्रेडेबल बनाया जाए, जिससे मार्केट उसकी वैल्यू को डिसाइड कर सके। तो इस तरह से जो एक्सचेंज सिस्टम अभी अवेलेबल है वो डेवलप हुआ, क्योंकि कंट्रीज के पास पहले से ही यूएस डॉलर का रिजर्व था एंड उन्होंने यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्ट करा हुआ था। प्लस यूएस उस टाइम पर दो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को रन कर रहा था। कंट्रीज को यूएस डॉलर को रिजर्व के रूप में एक्सेप्ट करना पड़ा। लेट 90s तक दुनिया का 90% ट्रेड यूएस डॉलर में होने लगा। बट कभी किसी महान व्यक्ति ने कहा होगा कि नथिंग लास्ट फॉर एवर, दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है।
आज दुनिया डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ते जा रही है। मीन्स कंट्रीज आपस में बायलैटरल ट्रेड्स को बढ़ावा दे रही है। अभी कुछ समय से जो हमने यूएस में होता देखा कि किस तरह से यूएस ने अपने ट्रेजरीज बॉन्ड की लो इंटरेस्ट रेट के कारण घटती डिमांड के चलते एंड यूएस में इन्फ्लेशन के बढ़ने से 2022 में इंटरेस्ट रेट को लगातार बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से दो बड़े बैंक्स जिनके पास हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर्स के एसेट्स थे डूब चुके हैं एंड कई सारे बैंक्स के ऊपर लिक्विडिटी का इशू आ रहा है। आप एसवीबी एंड क्रेडिट स्विस के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं यहाँ आई बटन पर क्लिक करके। अब ऐसे में कई सारी कंट्रीज सोच में पड़ गई है कि केवल यूएस डॉलर को रिजर्व में रखने से उनकी इकोनॉमी को खतरा है। एक फेमस इकोनॉमिस्ट नूरेल रूबिनी, जिनको डॉक्टर डूम भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 2008 के रिसेशन को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था, उनका मानना है कि इस बार रिसेशन 8 से 10 साल लंबा हो सकता है क्योंकि दुनिया डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ते जा रही है एंड इस वजह से यूएस का मार्केट कोलैप्स हो सकता है। एंड चूंकि यूएस का हिस्सा पूरी दुनिया की जीडीपी में 15% से भी ज़्यादा है, पूरी दुनिया में रिसेशन का खतरा है। हालांकि उनका इंडिया के लिए कहना है कि इंडिया की मीडियम टर्म में ग्रोथ 7% तक रह सकती है एंड इंडिया चाइना से भी अधिक तेजी से ग्रो करेगा। दुनिया का डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ने का एक बड़ा कारण ये भी है कि यूएस ने लगातार दुनिया में वॉर जैसी सिचुएशन को पैदा किया है एंड दुनिया में डॉलर की मांग को बढ़ाने की कोशिश करी है एंड इस आर्टिफिशियल बढ़ती डिमांड को फुलफिल करने के लिए लगातार करेंसी को प्रिंट किया है। आज यूएस के पास 500 बिलियन यूएस डॉलर का गोल्ड रिजर्व है एंड इसके अगेंस्ट में यूएस 4 ट्रिलियन डॉलर तक हार्ड कैश प्रिंट कर चुका है एंड अगर यूएस ट्रेजरीज बॉन्ड की वैल्यू जो कि 38 ट्रिलियन डॉलर है को भी ऐड करें तो ये गोल्ड रिजर्व से लगभग 80 टाइम्स ज़्यादा है। यूएस ने पिछले कुछ सालों में कुछ कंट्रीज पर भी सैंक्शन लगाए हैं जैसे रशिया एंड ईरान। ऐसे में कंट्रीज को आपस में ट्रेड करने के लिए ऑप्शन ढूंढना बहुत जरूरी हो गया है। एक डेटा के अनुसार 4 साल में यूएस डॉलर के इंटरनेशनल ट्रेड्स में 20% तक की गिरावट देखने को मिली है। 1999 तक जहां यूएस डॉलर के ग्लोबल ट्रेड में शेयर 71% था, 2021 तक ओनली 57% रह गया है एंड प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले 3 साल में ये शेयर 40 to 45% रह जाएगा। अब आप सोच सकते हैं किस तरह से कंट्रीज डॉलर के यूज को कम कर रही है। पिछले साल जुलाई 2022 में आरबीआई ने एक सर्कुलर के जरिए इंटरनेशनल ट्रेड्स में इंडियन रुपी का यूज़ करने के लिए गाइडलाइन जारी करी। इसमें कंट्रीज जो आईएनआर में ट्रेड सेटलमेंट करना चाहती है उनको इंडिया में ऑथराइज्ड डीलर बैंक के पास एक स्पेशल वोस्टो रुपये अकाउंट ओपन करना होगा, बट पहले ऑथराइज्ड डीलर बैंक को आरबीआई से परमिशन लेनी होगी। अगर आरबीआई अकाउंट अप्रूव कर देता है तो अदर कंट्रीज इंडिया से आईएनआर में ट्रेड्स इन वोस्टो अकाउंट के जरिए कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया किसी कंट्री से गुड्स इम्पोर्ट करता है तो उस कंट्री को यूएसडी में पे करने के बजाय उसके वोस्ट्रो अकाउंट में करंट कन्वर्जन रेट से इंडियन रुपी क्रेडिट कर दिया जाएगा एंड अगर इंडिया उस कंट्री को एक्सपोर्ट करता है तो इंडियन रुपी उसके वोस्ट्रो अकाउंट से डिडक्ट होकर एक्सपोर्टर के रेगुलर बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसे में दोनों कंट्रीज को फायदा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर इंडिया यूके से गुड्स इम्पोर्ट करता है तो यूके को पे करने के पहले हमें आईएनआर से यूएस डॉलर में कन्वर्जन करना पड़ता है एंड यूके को यूएस डॉलर से पाउंड में कन्वर्जन की कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो इस ट्रेड मैकेनिज्म से करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट को बचाया जा सकेगा। रशिया पहली कंट्री है जिनके टॉप बैंक्स स्बरबैंक, वीटीबी बैंक एंड गैज़प्रोम बैंक ने इंडिया में ऑलरेडी वोस्टो अकाउंट ओपन कर लिया है एंड रशिया से इंडियन रुपी में ट्रेड सेटलमेंट दिसंबर 2022 से स्टार्ट भी हो चुका है। ये 18 कंट्रीज की लिस्ट है जिन कंट्रीज के ऐसे 60 स्पेशल वोस्टो रुपी अकाउंट ओपन करने के लिए आरबीआई ने हरी झंडी दे दी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आईएनआर को इंटरनेशनल करेंसी बनाने से फ़ायदा क्या होगा। भैया फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। पहले तो आईएनआर की डिमांड बढ़ने से हमारी गिरती करेंसी पर थोड़ी सी रोक लगेगी एंड इससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर जो बर्डन है वो कम होगा। एक समय था जब 1 USD = 1 आईएनआर था, आज हम 82 रुपीज़ पर आ गए हैं। यूएसडी के स्ट्रॉन्ग होने से हमारी इकोनॉमी पे काफ़ी असर पड़ रहा है। हमारे लिए लोन महंगा हो गया है, इम्पोर्ट महंगा हो गया है। अभी केवल 4 करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा दिया गया है जिसमें यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन एंड चाइनीज युआन शामिल है। अगर इंडिया को इंटरनेशनल करेंसी बनाना है तो सबसे पहले तो हमें आईएनआर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। अभी पूरी दुनिया के ट्रेड्स में आईएनआर का शेयर केवल 1.6% है। अगर हम चाहते हैं कि इंडियन रुपी को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में अपनाया जाए तो ये शेयर 4% तक करना पड़ेगा। अभी हम उन कंट्रीज से आईएनआर ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं जिन कंट्रीज पर सैंक्शन लगे हुए हैं
एंड जिनका डॉलर रिजर्व ऑलरेडी बहुत कम हो गया है। दूसरी बड़ी कंट्रीज को आईएनआर में ट्रेड्स करने के लिए मनाना आसान नहीं होगा क्योंकि वो अपनी करेंसी को पहले प्रायोरिटीज देंगे। एंड इसके अलावा सिंस इंडिया अभी नेट इंपोर्टर है, मीन्स हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। फरवरी 2023 में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट -17.43 बिलियन यूएस डॉलर था एंड इस वजह से आईएनआर लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है। 2023 में इंडियन रुपी 10% से भी ज़्यादा डेप्रिशिएट होने के साथ पूरे एशिया में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रहा है। अब ऐसे में कंट्रीज को यूएस डॉलर से आईएनआर में शिफ्ट करना आसान नहीं होगा क्योंकि अगर कंट्रीज इंडिया से आईएनआर में ट्रेड्स स्टार्ट करती है तो जिस कंट्री का इंपोर्ट ज़्यादा होगा उनके वॉस्ट्रो अकाउंट में आईएनआर सरप्लस में रहेगा। ऐसे में उन्हें एक्सचेंज रेट का रिस्क होगा। हालांकि इंडिया ने इसका सॉल्यूशन प्रपोज किया है कि कंट्रीज सरप्लस आईएनआर को इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकती है। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। सेंट्रल बैंक से डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने लास्ट ईयर अक्टूबर में कहा था कि रुपी को इंटरनेशनल करेंसी बनाने में एक रिस्क ये भी है कि सिर्फ दूसरी कंट्रीज इंडियन रुपी के एक बड़े हिस्से को होल्ड करेगी। ऐसे में वो आईएनआर का यूज़ इंडिया में फाइनेंशियल असेट्स बाय करने के लिए कर सकते हैं एंड इन असेट्स का अगर लार्ज पोर्शन दूसरी कंट्रीज के पास चले जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी को कभी भी बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि अगर बाद में ये कंट्रीज इन असेट्स को सेल करती है तो मार्केट पर इसका काफ़ी असर होगा। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की आवश्यकता है एंड ये सब मैनेज करने के लिए हमें एक आरबीआई से भी बड़े इंस्टीट्यूशन को फॉर्म करना पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया के आईटी सेक्टर पर इसका असर पड़ सकता है क्योंकि इंडिया का आईटी सेक्टर यूएस जैसी डेवलप्ड इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है। अगर इंडिया आईएनआर को ज़्यादा प्रमोट करेगा ऐसे में यूएस इसको डी डॉलराइजेशन मूव की तरह देखेगा एंड इंडिया से ट्रेड रिलेशनशिप पर इसका असर हो सकता है। इंडियन रुपी का यूज़ इंटरनेशनल ट्रेडिंग में करने से इंडिया को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉस्ट कम करने में मदद तो मिलेगी, बट इसके साथ प्रॉब्लम ये भी है कि आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म करने में काफ़ी परेशानी आएगी क्योंकि आरबीआई को लोकल फैक्टर्स के साथ साथ इंटरनेशनल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ओवरऑल इंडियन रुपी को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट अगर ऐसा होता है तो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में ये मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे मिलते रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कभी नए वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।